आज हम पढ़ेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो ब्रांच ऑफ साइंस which deals with pressure, temperature and volume of a gas and heat exchange is called thermodynamics। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सिस्टम क्या होता है। पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स which is under study। यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं या गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सिस्टम है। पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज़ अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। अब देखते हैं सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ करके बाकी सब चीज़ें सराउंडिंग हैं। अगर हम सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ें क्या हैं? सराउंडिंग। अब देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। सिस्टम in which both heat and mass exchange take place is called open system। ऐसा सिस्टम जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो, मास भी एक्सचेंज हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाटर हीटेड इन ओपन कंटेनर। अगर हम वाटर को हीट करते हैं ओपन कंटेनर में तो कुछ वाटर जो है वेपर बन के बाहर भी जाएगा और हीट भी अंदर बाहर जा रही है। सिस्टम के हीट मिल रही है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, सिस्टम इन विच हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। बट मास डज नॉट एक्सचेंज, मतलब मास बाहर नहीं जाएगा, हीट अंदर बाहर जा सकती है, उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल वाटर हीटेड इन क्लोज कंटेनर। वाटर को हम क्लोज कंटेनर में जब हीट करते हैं तो वो क्या है? क्लोज सिस्टम। तीसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम इन विच नीदर हीट nor
मास एक्सचेंज टेक प्लेस, ना तो हीट एक्सचेंज हो ना मास एक्सचेंज हो। एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में हीट एक्सचेंज नहीं होती, मास भी एक्सचेंज नहीं, तो ना मास अंदर बाहर जा सकता है ना हीट अंदर बाहर जा सकती है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम समझ रहे हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क इन थर्मोडायनेमिक work is said to be done when volume changes। थर्मोडायनामिक में वर्क जब ही होता है जब वॉल्यूम चेंज होता है। समझते हैं ऐसा क्यों? मान लो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस भरी हुई है और आपने हीट सप्लाई करी। हीट सप्लाई करने से पिस्टन ऊपर गया। लेट द पिस्टन मूव बाय डिस्टेंस dx। तो इन फिजिक्स वर्क वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स हियर इज प्रेशर इनटू एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वी नो इज चेंज इन वॉल्यूम dv। तो a इंटू डी एक्स इज dv। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है p dv, यानी अगर dv नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा p dv v1 से लेके v2। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन के p इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा v1 से लेके v2। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा p v2 माइनस v1। अब एक बात और समझते हैं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क डन इज नेगेटिव। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। सपोज हमको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऐसा दे रखे हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ऐसे दे रखे हैं। ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दे रखे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। ये एक एग्जांपल वॉल्यूम प्रेशर का भी ले लेते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले इनिशियल पॉइंट ये है, यहाँ से ग्राफ यहाँ गया है, तो वॉल्यूम पहले इतना है v1, फिर वॉल्यूम इतना है v2। तो ये वॉल्यूम एक्सेस है, तो वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, v1 से v2 हो गया, वॉल्यूम इधर की तरफ बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव हो गया। इसमें देखें, इसमें पहले वॉल्यूम इतना है, बाद में वॉल्यूम इतना है, तो इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा है तो इसमें भी वर्क डन पॉजिटिव हो गया। इसमें देखें ग्राफ यूँ जा रहा है, ग्राफ यूँ जा रहा है, तो पहले वॉल्यूम ये है v1
और फिर ये है वॉल्यूम V2, तो इसमें पीछे आ गया है, वॉल्यूम पीछे आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि वॉल्यूम कम हुआ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। इसमें पहले वॉल्यूम ये है, बाद में वॉल्यूम ये है, पहले ये है बाद में ये है, तो वॉल्यूम पीछे आ गया, वॉल्यूम पीछे आ गया तो इसमें भी वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। इसमें देखें, इसमें पहले इस वॉल्यूम एक्सिस पे देखना है, तो पहले वॉल्यूम ये है, पहले वॉल्यूम ये है V1 और फिर वॉल्यूम ये है V2, तो इसमें वॉल्यूम एक्सिस ये है, ध्यान रखना। तो इसमें भी वॉल्यूम कम हुआ है तो इसमें भी वर्क डन नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल बड़ा इम्पॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस का, कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और उसमें कैसे वर्क डन निकालते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, द प्रोसेस in which initial and final state is same is called cyclic process। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है उसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। पीवी डायग्राम पर एक पॉइंट एक स्टेट होता है, तो ये कोई एक स्टेट है, पहले इधर गए फिर इधर गए, ये एक लाइन एक प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस हुए और फिर हम लौट फिर के वहीं आ गए, तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये स्टेट है एक। क्यों स्टेट है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर होगा, कोई एक वॉल्यूम होगा और कोई एक टेम्परेचर होगा, तो इसके पी वी और टी कोऑर्डिनेट जो है फिक्स हैं। एक पॉइंट के पी वी टी कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। पी वी टी इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स। तो थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, तो थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट फिक्स होने के लिए एक स्टेट है, ये कोई एक स्टेट है गैस की, ये दूसरी स्टेट है गैस की, ये तीसरी स्टेट है, चौथी स्टेट बदल रही है। जब हम लौट फिर के वहीं आ जाएं, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, work done in cyclic process, work done in cyclic process is found by area of loop and in normal process it is volume, it is area of PV graph with volume axis। जैसे ये कोई पीवी ग्राफ है, इसका हमें वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पर इसको प्रोजेक्शन करेंगे और ये वाला जो एरिया होगा ये हमें वर्क बताएगा। ए बी प्रोसेस का जो वर्क है वो है वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसका वॉल्यूम एक्सिस के संग कितना एरिया है वो वर्क बताएगा। और अगर ग्राफ ऐसा है तो वॉल्यूम एक्सिस के संग जो ग्राफ होगा, वॉल्यूम एक्सिस के संग जो एरिया होगा वो ग्राफ का जो एरिया होगा वॉल्यूम एक्सिस संग वो वर्क बताएगा। अगर वॉल्यूम एक्सिस इधर ले ली तो यही बात ध्यान में रखनी है। अब हमें ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेके हम वर्क निकालेंगे। अब तो इस तरीके से वॉल्यूम एक्सिस के संग एरिया लेके हम ग्राफ निकाल सकते हैं, थर्मोडायनामिक वर्क वर्क निकाल सकते हैं। थर्मोडायनामिक वर्क कहते हैं इसे। कौन सा वर्क कहते हैं? थर्मोडायनामिक। लेकिन अगर प्रोसेस साइक्लिक है, अगर प्रोसेस साइक्लिक है
जैसे प्रोसेस ऐसा है, साइक्लिक प्रोसेस में हम एरिया ऑफ लूप लेंगे, वर्क डन, एरिया ऑफ लूप देगा वर्क डन, एरिया ऑफ लूप विल गिव वर्क डन। चाहे कोई भी लूप हो, कैसा भी लूप हो, उसका एरिया निकालेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव भी साइक्लिक प्रोसेस में निकालने को आता है। तो साइक्लिक प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। सपोज हमारा ये ग्राफ है ABCD, ये V1 है, ये V2 है, ये P1 है, ये P2 है। साफ पता लग रहा है कि इसका एरिया निकालेंगे तो वर्क मिलेगा, इसका एरिया निकालेंगे तो वर्क मिलेगा। अब इसमें दो एक्सिस हैं, एक प्रेशर की एक्सिस है, एक वॉल्यूम की एक्सिस है। तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी V2 माइनस V1, और जो इसकी ब्रेथ है वो हो जाएगी P2 माइनस P1। तो जो इसका एरिया होगा वो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना, तो एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो P2 माइनस P1 अपॉन V2 माइनस V1। अगर ये स्क्वायर भी होगा तो भी एक्सिस अलग अलग नहीं होती है, एक बार प्रेशर एक्सिस, एक बार वॉल्यूम एक्सिस। जैसे अगर हमारा सर्किल है, ये V1 दिया है, ये V2 दिया है, ये P1 दिया है, ये P2 दिया है, तब हम वर्क कैसे निकालेंगे। तो हमें सर्किल का जो एरिया मालूम है वो मालूम है पाई आर स्क्वायर। तो एक रेडियस हम वॉल्यूम एक्सिस पे लेंगे, एक रेडियस हम प्रेशर एक्सिस पे लेंगे, तो वर्क हो जाएगा पाई V2 माइनस V1 अपॉन 2, इसका रेडियस हो गया, और P2 माइनस P1 अपॉन 2 इसका रेडियस हो गया। तो इस तरीके से वर्क निकलेगा। अब देखते हैं, सपोज ये क्लॉकवाइज दे रखा है तो वर्क डन कैसा होगा। तो प्रोसेस AB में देखिए, AB प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, पहले वॉल्यूम ये है फिर वॉल्यूम ये है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और इसके अंडर का एरिया होगा, एरिया अंडर VB, एरिया अंडर AB। BC में देखिए, BC में तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वर्क डन 0 होता है, तो BC में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। CD में देखिए, CD में वर्क डन जो है वॉल्यूम कम हो रहा है तो नेगेटिव है, और एरिया अंडर CD, एरिया अंडर CD, CD के नीचे का एरिया वर्क होगा। और DA का देखिए, DA का देखिए तो DA में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो अगेन वर्क डन 0। तो एरिया AB का बड़ा है, CD का छोटा है, तो वर्क AB वर्क CD से बड़ा हो गया। और क्योंकि वर्क AB वर्क CD से बड़ा है और वर्क AB पॉजिटिव है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो याद कर सकते हैं, अगर क्लॉकवाइज दिया हुआ है PV ग्राफ में, PV ग्राफ में अगर क्लॉकवाइज दिया है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो वर्क नेगेटिव आएगा। एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं एक बार, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है, A B C और D, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है इसमें, तो वर्क AB पॉजिटिव है, वर्क BC 0 है क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और CD में वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क CD नेगेटिव है, और वर्क DA 0 है, और वर्क CD यहाँ बड़ा है वर्क AB से, तो नेगेटिव वर्क बड़ा है पॉजिटिव वर्क से, तो नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख करके या किसी भी केस में हम वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालते हैं। अब हम समझते हैं बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर से रिलेटेड है। इफ टू बॉडीज A and B are separately in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium। कह रहा है जैसे ये कोई बॉडी है C और A और B इसके संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम को समझो मतलब टेम्परेचर सेम है, यानी ए और सी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो कहता है ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम को तुम समझो बेटा टेम्परेचर सेम, ए सी के संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए और सी का टेम्परेचर सेम है। बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा, यानी ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा, यानी ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसको कहते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम समझते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, sum of all kinds of energy of a gas molecule is called internal energy। अगर गैस मॉलिक्यूल की सारी एनर्जी ऐड कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज F/2 RT for 1 mole, where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी फॉर्मूला याद करना है। R जो है गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है, यानी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है केवल, लेकिन फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब थोड़ा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में समझते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। That is, it depends only upon
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है केवल। क्या मतलब है इस बात का? जैसे ये पीवी डायग्राम है, ये है स्टेट ए, ये है स्टेट बी। हम स्टेट ए से बी पे गए इस रास्ते से, फिर हम स्टेट ए और बी इस रास्ते से गए, फिर हम स्टेट ए और बी इस रास्ते से गए। तो चेंज यू बी माइनस यू ए विल बी सेम फॉर ऑल पाथ। ऑल पाथ किसी भी पाथ से जाए यू बी माइनस यू ए सेम होगा, यानी इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, does not depend on path, does not depend on path, whereas work done will be different, work done will be different for all path। वर्क डन जो होगा डिफरेंट होगा, इसका एरिया अलग आएगा, इसका एरिया अलग आएगा, इसका एरिया अलग आएगा, वर्क अलग अलग होगा, यानी वर्क इज अ पाथ फंक्शन। इसलिए हम कहते हैं वर्क जो है पाथ फंक्शन है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। यू बी माइनस यू ए या यू ए माइनस वी बी किसी भी रास्ते से जाएं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और हमेशा सेम आएगा, यानी यू बी माइनस यू ए सेम आएगा चाहे हम किसी पाथ से जाएं। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। First law of thermodynamics, it is based upon energy conservation. It is based upon energy conservation. That is, heat given to a system is used in two ways: in increasing internal energy of a system, in increasing internal energy of a system, and in doing work। अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या वो वर्क करेगा। जैसे हमने हीट दी क्यू, डेल्टा क्यू हीट दी, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई और कुछ वर्क में खर्च हो गई। दिस इज द फार्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो वर्क होता है, ये वर्क होता है बाय द सिस्टम। अब इनके साइन कन्वेंशन लेने पड़ते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है इस फॉर्मूले को यूज करते समय? हीट गिवन टू सिस्टम, अगर हीट दी जाएगी सिस्टम को, हीट गिवन टू सिस्टम, आपको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। और अगर हीट बाहर निकलेगी सिस्टम से, हीट गिवन आउट बाय सिस्टम, तो आपको नेगेटिव लेना है। यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव लेना है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन याद करने पड़ेंगे। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीज, डेल्टा यू नेगेटिव आएगा।
डेल्टा यू का एक फॉर्मूला और होता है एन सी वी डेल्टा टी। ये लर्न करना है अभी आपको, आगे पता लगेगा कहाँ से आया। एन है नंबर ऑफ मोल्स, सी वी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी जो होता है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें आपको साइन कन्वेंशन याद करने पड़ेंगे। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करना आ जाएगा। क्वेश्चन, हीट गिवन आउट बाय सिस्टम is 50 joule and 20 joule of work is done on the system if initial internal energy is 10 joule, find final internal energy। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू को मैंने ओपन कर लिया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू हीट गिवन टू सिस्टम होता है, लेकिन इसमें हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो सिस्टम से बाहर निकल रही है तो हम नेगेटिव लेंगे। जब सिस्टम से हीट बाहर निकलती है तो नेगेटिव लेंगे। फाइनल इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है। इनिशियल इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, ये 10 जूल है, 10 लिखते हैं बस केवल। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन गिवन आउट, इन पे ध्यान रखना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम 20 जूल है, तो ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं। तो यू फाइनल आ जाएगा आपका -50 प्लस 30। सॉल्व करेंगे तो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी -10 जूल। तो इस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक है, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई -10 जूल। तो इस तरीके से हमें ये न्यूमेरिकल करना होता है। इतने इजी न्यूमेरिकल आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। एक लॉ और देख लेते हैं, जूल्स लॉ। रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट is constant called जूल कांस्टेंट। तो अब वर्क और हीट का रेशियो निकालें तो वो कांस्टेंट आता है, उसे जूल कांस्टेंट कहते हैं। तो वर्क और हीट में रिलेशन आ गई W बराबर G की। अब वर्क की यूनिट जूल होती है, Q की यूनिट कैलोरी होती है, और J की वैल्यू होती है 4.2। तो हमें यहाँ पता लग रहा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये कैलोरी और जूल में रिलेशन निकाली, इस जूल्स लॉ कहते हैं इसे। कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल।